शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे पीआईबी से। चीफ ऑफ स्टाफ, ये जो पोस्ट है इसमें नए व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, उसी के बारे में न्यूज़ आई है। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो 4 नवंबर 2021 को पश्चिमी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। ये संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ रहे हैं और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टॉक कॉलेज, श्री वेनहम यूनाइटेड किंगडम, नौसेना युद्ध कॉलेज करंजा और यूनाइटेड स्टेट नेवल वार कॉलेज न्यूपोर्ट होड आइलैंड यूएसए के पूर्व ये छात्र रहे हैं। इनकी पढ़ाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा अति विशिष्ट सेवा पदक हासिल करने वाले हैं ये। इन्होंने अपने नौसैनिक करियर में मिसाइल जहाज आईएनएस विद्युत और विनाश, मिसाइल कार्वेट आईएनएस कुलिस, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मैसूर और विमान वाहक पूत आईएनएस विक्रमादित्य आदि की कमान सहित कई प्रमुख परिचालन, स्टाफ और प्रशिक्षण नियुक्तियां की हैं। इसके बाद फ्रंट पेज से यदि हम देखें ना, तो एक न्यूज़ आई है हरियाणा के लोकल लोगों को जॉब में रिजर्वेशन से रिलेटेड। यहाँ पे बताया गया है कि द हरियाणा गवर्नमेंट्स लॉ टू रिजर्व 75% जॉब फॉर लोकल, इसको नोटिफाई किया गया था ऑन सैटरडे, कुड ट्रिगर एन एक्सोडस ऑफ लार्ज डोमेस्टिक मल्टीनेशनल इन्वेस्टर अक्रॉस सेक्टर। देखो, एक तरफ तो स्टेट ये चाहता है कि हमारे स्टेट में ना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां बाहर से काम करने आए, लेकिन दूसरी तरफ ये रिजर्वेशन को लोकल लोगों के लिए रिजर्वेशन यदि कर देता है 75% को, तो इससे इसका जो इन्वेस्टमेंट है ना काफ़ी प्रभावित हो सकता है। प्रभावित ऐसे हो सकता है कि किसी भी कंपनियों को चाहिए अच्छे स्किल वाले लेबर, हो सकता है हरियाणा में उतने ज़्यादा स्किल्ड लेबर उसको ना मिल पाए। दूसरी बात, उसको कम में भी चाहिए, तो हो सकता है यहाँ की अपेक्षा दूसरे स्टेट के लोग कम में काम करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा तीसरी बात ये होती है कि यदि लोकल के लोग ही उस कंपनी में या फिर किसी भी जॉब में ज़्यादा काम करना चालू कर देते हैं ना, तो कुल मिलाकर के वो जो कंपनी है ना, लोकल की जो राजनीति होती है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। कुछ कुछ, चाहे उसका प्रोडक्शन हो, चाहे उसके कुछ निर्णय हो, उनमें राजनीति का प्रभाव देखने को हमको मिलता है। ये कारण भी रहता है कि कोई भी कंपनी जो है ना, लोकल लोगों को उतना ज़्यादा नहीं लेना चाहती है, जॉब नहीं देना चाहती है। इसके अलावा यदि देखें हम, तो फ्रंट पेज से उतनी कोई खास न्यूज़ नहीं आई है। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोरीगांव असम की है। यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड है ना, उनकी बारे में बातें बताई गई हैं। तो पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुवाहाटी से लगभग 45 किलोमीटर की दूर मोरीगांव जिला पड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ पर बाढ़ का मैदान बनाती है, यहीं पर स्थित है पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य का मात्र 16 वर्ग किलोमीटर एरिया में 90 से ज़्यादा गैंडों का आवास स्थल है। ठीक है, इतने से कम एरिया में 90 से ज़्यादा गैंडों का रहना इस अभ्यारण्य को दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला अभ्यारण्य बना देता है। गैंडे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तेंदुआ, फिशिंग कैट, जंगली बिल्ली, जंगली भैंस, जंगली सुअर, चीनी पेंगुलिन आदि जैसे अन्य स्तनधारी भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि सर्दी के टाइम में पक्षियों के लिए ये स्वर्ग बन जाता है, जिसमें हजारों जलप्रपात आर्द्र भूमि को रोमांचित करते हैं। पोबीतोरा को 3 अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया है: वन, घास, घास का मैदान और जल निकाय। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज से और एडिटोरियल में देख लेते हैं आखिर क्या दिया है। तो पहला जो एडिटोरियल है वो ऑकस से रिलेटेड है। ऑकस मतलब जो है 3 देशों का एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसमें शामिल है यूके और इसमें शामिल है यूएस। यूके और ऑस्ट्रेलिया, 3 देश इसमें शामिल है। इसके अंतर्गत क्या काम करेंगे, ये जो 2 देश हैं ये मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि
ये परमाणु हथियार रखने वाली नहीं होगी, बल्कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये होगी। इसी के चलते चलते क्या हुआ था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ में डील किया था पहले ही कि हम जो है आपसे पनडुब्बी खरीदेंगे। अब जब ऑस्ट्रेलिया को इतनी एडवांस पनडुब्बी मिल रही है तो वो फ्रांस से क्यों खरीदेगा, इसलिए उसने अपनी डील को कैंसिल कर दिया था। तो इसी से फ्रांस के साथ में ऑस्ट्रेलिया के संबंध खराब हो गए थे। तो उनको ही सुधारने की कोशिश कुल मिला करके जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने उसको सुधारने की कोशिश की है। इसके अलावा यहाँ पर बात बताई जाती है कि ये आखिर इमर्ज क्यों हुआ। तो कुल मिलाकर के इंडो पैसिफिक वाले रीजन में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक प्रकार से सैन्य गठबंधन है क्या चीज़, ऑकस। और दूसरी बात, चाइना की जो बढ़ती गतिविधियां हैं, जो संसाधनों पर एक अधिकार वाली बात है, उसको सब काउंटर करने के लिए ही ये बनाया गया है। बताया जाता है कि आसियान भी एक फैक्टर रहा है। देयर इज आल्सो द मैटर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान डिसयूनिटी। एशियान की एकता का अभाव रहा है कहाँ पर, इस वाले रीजन में। इसी के चलते चलते ये इमर्ज होके आया है ऑकस। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं हैव बीन अमेनेबल टू एग्री ऑन इशू बिफोर सच एज डेवलपमेंट इन म्यांमार या फिर स्ट्रेटजिक थ्रेट पोज बाय चाइना। तो एक तो म्यांमार की जो कंडीशन है, यहाँ पर भी कोई सुधार नहीं किया जा सका किसके द्वारा, आसियान के द्वारा। और दूसरा जो चाइना है, चाइना के कारण जो स्ट्रेटजिक थ्रेट्स इमर्ज होके आती हैं उनको भी काउंटर नहीं कर सका है आसियान। इसी के चलते चलते बनाना पड़ गया ऑकस। इसके अलावा यदि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है वो देखें तो ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन चाइना इसको सैन्य गठबंधन मानता है और ये भी मानता है कि ये हमको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसको बनाने का एक और रीज़न ये था कि दशकों पुरानी जो मित्रता है तीनों देशों की, उसको और भी हम कैसे करके अच्छी कर सकते हैं। इसी के लिए ये ऑकस ग्रुप उभरा है। क्योंकि देखो, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ये पहले से ही जो है ना आपस में काम करते आ रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में। द यूएस एंड यूके हैव एंजॉयड ए स्पेशल डिफेंस पार्टनरशिप फॉर डिकेड्स। सबसे ज़्यादा तो यूएस और यूके के बीच में रहा। यूएस यूके हैव फॉट टुगेदर एज एलाइज टुगेदर विद ऑस्ट्रेलिया इन सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में तीनों देशों ने मिलकर के सामना किया था। द यूएस शेयर्ड न्यूक्लियर वीपन टेक्नोलॉजी विद यूके following the merging of a latter's nuclear weapon program with American Manhattan Project as early as in 1943। 1943 की बात बताई जाती है जहां पर यूएस ने न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी किसको दिया था, यूके को। इसके बाद 1952 में पहला यूके टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया था इन द मोंटेबेलो आइलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, a country that still regard the British monarch as the head of state, whose power are exercised constitutionally through her representative, the Governor General of Australia। इसके अलावा इंगेजमेंट विथ चाइना के बारे में बात की जाती है। फॉर थ्री नेशंस की हम बात कर रहे हैं, उनकी जो रिलेशन है ना चाइना के साथ में रिसेंटली कैसे काफ़ी उतने अच्छे नहीं रहे हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है काउंटर अटेम्प्ट्स, ठीक है, काउंटर अटेम्प्ट्स, नाकामयाबी जिसको कहा जाता है, स्पेशली हैड फॉर ईयर सबऑर्डिनेटेड इट्स स्ट्रेटजिक असेसमेंट ऑफ चाइना टू ट्रांसैक्शनल कमर्शियल इंटरेस्ट। तो एक रीजन जो है चाइना भी रहा है, क्योंकि चाइना अपनी सेना को बढ़ा रहा है, नौसेना की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। तो अब ऑस्ट्रेलिया को ये लगा कि हमें भी जो है अपनी सेना का विस्तार करना चाहिए। इसी के चलते चलते ऑकस में ऑस्ट्रेलिया भी आसानी से साफ हो गया, क्योंकि चाइना का जो नवल एक्सपांसन है वो हो रहा है। एंड फार रेंजिंग फोरेज इन ओशियनिक स्पेस शुड हैव कंपेल्ड ऑस्ट्रेलिया टू रिविजिट इट्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। क्योंकि 1942 के दौरान बताया जाता है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 3 जापानीज मिडगेट सबमरीन्स लॉन्च्ड फ्रॉम 5 लार्ज सबमरीन दैट एक्टेड एज लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म
हैड माउंटेड ए स्नीक अटैक इन सिडनी हार्बर। एक और रीजन यहाँ पर बताया जाता है 2017 और 2019 का में तलिस्मैन सबर एक्सरसाइज। ठीक है, दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है, कंडक्ट होती है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा या फिर यूएस के द्वारा लीड की जाती है। कंडक्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी वर टैग्ड बाय चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान डोंगडियो क्लास टाइप 815 ऑक्सिलरी जनरल इंटेलिजेंस वेसल। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है इसको चाइना के द्वारा टैग कर दिया गया था, ये भी एक रीजन है। इसके अलावा चाइना आल्सो यूज द सेम टाइप ऑफ वेसल टू मॉनिटर द मल्टीलैटरल रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज इन 2018। तो जिस प्रकार से यूएस और ऑस्ट्रेलिया अपने वेसल के द्वारा एक्सरसाइज कर रहे थे, इसी प्रकार उसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने भी ठीक उसी प्रकार के वेसल्स का यूज़ करके, जहाज़ों का यूज़ करके 2018 में एक्सरसाइज कंडक्ट कराया था। इसके बाद वाला एक आर्टिकल है मनरेगा से रिलेटेड, ये छपा है। तो इसमें बताया जाता है कि मनरेगा में अभी कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो डिले इन पेमेंट को लेकर की है। लोग काम मांग रहे हैं और उनको काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्टेट के पास जो फंड एलोकेट किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा वो कम हो गया है। ये जो स्कीम है मनरेगा 90:10, मतलब 90 रुपये केंद्र सरकार मिलाएगी और 10 रुपये इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलाया जाता है। इस प्रकार से मनरेगा को फंड प्रोवाइड किया जाता है। इसमें महिलाओं का भी सशक्तिकरण होता है। लगभग 33% रिजर्वेशन महिलाओं का रहता है। इसमें 33% महिलाओं को भी काम देना जरूरी रहता है। तो अलग अलग इसके स्टेज रहते हैं, जैसे कि बताया जाता है कि फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, सेकंड स्टेज में क्या होता है। फर्स्ट स्टेज में बताया जाता है कि आपको 1 हफ्ते के भीतर में अपने लेबर की जानकारी को केंद्र सरकार के पास भेजना है, जैसे उनका अकाउंट नंबर और भी आदि। दूसरी बात है कि केंद्र सरकार को जैसे ही उनके पास में लिस्ट आई है उसको वो देखेगी, चेक करेगी और पैसा को लेबर के अकाउंट में डाल देगी। ठीक है, इसमें भी पार्टिकुलर टाइम निर्धारित किया गया है कि आप 1 हफ्ते के भीतर ये काम कर दीजिए। लेकिन पहले इसके टाइम में तो कमी आ गई थी, जो डिले होता था। ये वाले सेकंड स्टेज के डिले में अभी कोई कमी नहीं आई है, ये डिले कंटिन्यू है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर आ जाती है कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन की। ठीक है, अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था कि आप समझ लीजिए SC ST ये समुदाय को आपने पहले ही पैसा दे दिया, और जो OBC हो गया, OBC भी शामिल था इसमें शायद, और आपने इसमें जनरल कैटेगरी को छोड़ दिए। तो इससे क्या होता है ना, समाज में भेदभाव पैदा होता है, इसी लड़ाई झगड़े होते हैं। इसीलिए ऐसा करना गलत होता है कि हम उनको पैसे दे दिए, हमको पैसे नहीं दिए। इसके अलावा 75% जो जॉब में रिजर्वेशन है लोकल लोगों के लिए, उसी को लेकर के थोड़ी और बातें आगे बताई जाती हैं। ठीक है, कि देखो आज के समय में ना IT का ज़माना चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का। लेकिन इस मामले में यदि आप देखो तो कुछ कुछ स्टेट ने अच्छा काम किए हैं, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, जैसे बेंगलोर हो गए। तो वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं अपने स्किल को लेकर के, वो लोग कहाँ जाएंगे फिर, यदि हरियाणा जैसी जगह में आप लोकल को ही ले रहे हैं। और इस मामले में हरियाणा में उतना ज़्यादा अच्छा टैलेंट देखने को नहीं मिलता है, IT और IT से रिलेटेड जो सर्विस होती हैं ना उसको लेकर के। तो एक ये कंसर्न वाली बात हो जाती है कंपनियों के लिए। इसके अलावा यदि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है वो देखें, तो ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन चाइना इसको सैन्य गठबंधन मानता है और ये भी मानता है कि ये हमको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसको बनाने का एक और रीज़न ये था कि दशकों पुरानी जो मित्रता है तीनों देशों की, उसको और भी हम कैसे करके अच्छी कर सकते हैं, इसी के लिए ये ऑकस ग्रुप उभरा है। क्योंकि देखो US UK और ऑस्ट्रेलिया ये पहले से ही जो है ना आपस में काम करते आ रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में। द US एंड UK हैव enjoyed ए स्पेशल डिफेंस पार्टनरशिप फॉर डिकेड्स। सबसे ज़्यादा तो US और UK के बीच में रहा। US UK
हैव फॉट टुगेदर एज एलाइज टुगेदर विद ऑस्ट्रेलिया इन सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में तीनों देशों ने मिलकर के सामना किया था। द यूएस शेयर्ड न्यूक्लियर वीपन टेक्नोलॉजी विद यूके फॉलोइंग द merging of a latter's nuclear weapon program with American Manhattan Project as early as in 1943 की बात बताई जाती है, जहां पर यूएस ने न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी किसको दिया था? यूके को। इसके बाद 1952 में पहला यूके टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया था इन द Montebello Island in Australia, a country that still regards the British monarch as the head of state, whose powers are exercised constitutionally through her representative, the Governor General of Australia. इसके अलावा इंगेजमेंट विथ चाइना के बारे में बात की जाती है। फॉर थ्री नेशंस की हम बात कर रहे हैं, उनके जो रिलेशन है ना चाइना के साथ में रिसेंटली कैसे काफ़ी उतने अच्छे नहीं रहे हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है काउंटर अटेम्प्ट्स, ठीक है, काउंटर अटेम्प्ट्स, नाकामयाबी जिसको कहा जाता है, स्पेशली हैड फॉर ईयर सबऑर्डिनेटेड इट्स स्ट्रेटजिक assessment of China to transactional commercial interest। तो एक रीजन जो है चाइना भी रहा है, क्योंकि चाइना अपनी सेना को बढ़ा रहा है, नौसेना की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। तो अब ऑस्ट्रेलिया को ये लगा कि हमें भी जो है अपनी सेना का विस्तार करना चाहिए। इसी के चलते चलते ऑकस में ऑस्ट्रेलिया भी आसानी से हो गया, क्योंकि चाइना का जो नवल एक्सपांसन है वो हो रहा है। एंड फार रेंजिंग फोरेस इन ओशियनिक स्पेस शुड हैव कंपेल्ड ऑस्ट्रेलिया टू रिविजिट इट्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। क्योंकि 1942 के दौरान बताया जाता है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 3 जापानीज मिडगेट सबमरीन्स लॉन्च्ड फ्रॉम 5 लार्ज सबमरीन that acted as launching platform had mounted a sneak attack in Sydney Harbour। एक और रीजन यहाँ पर बताया जाता है 2017 और 2019 का में तलिस्मैन सबर एक्सरसाइज, ठीक है, दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है, कंडक्ट होती है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा या फिर यूएस के द्वारा लीड की जाती है। Conducted by the Royal Australian Navy, were tagged by Chinese People's Liberation Army Navy Plan Dongdio Class Type 815 Auxiliary General Intelligence Vessel। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है इसको चाइना के द्वारा टैग कर दिया गया था, ये भी एक रीजन है। इसके अलावा चाइना आल्सो यूज द सेम टाइप ऑफ वेसल टू मॉनिटर द मल्टीलैटरल रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज इन 2018। तो जिस प्रकार से यूएस और ऑस्ट्रेलिया अपने वेसल के द्वारा एक्सरसाइज कर रहे थे, इसी प्रकार उसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने भी ठीक उसी प्रकार के वेसल्स का यूज़ करके, जहाज़ों का यूज़ करके 2018 में एक्सरसाइज कंडक्ट कराया था। इसके बाद वाला एक आर्टिकल है मनरेगा से रिलेटेड, ये छपा है। तो इसमें बताया जाता है कि मनरेगा में अभी कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो डिले इन पेमेंट को लेकर की है। लोग काम मांग रहे हैं और उनको काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्टेट के पास जो फंड एलोकेट किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा वो कम हो गया है। ये जो स्कीम है मनरेगा 90:10, मतलब 90 रुपये केंद्र सरकार मिलाएगी और 10 रुपये इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलाया जाता है। इस प्रकार से मनरेगा को फंड प्रोवाइड किया जाता है। इसमें महिलाओं का भी सशक्तिकरण होता है। लगभग 33% रिजर्वेशन महिलाओं का रहता है। इसमें 33% महिलाओं को भी काम देना जरूरी रहता है। तो अलग अलग इसके स्टेज रहते हैं, जैसे कि बताया जाता है कि फर्स्ट स्टेज में क्या करना है,
सेकंड स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में बताया जाता है कि आपको 1 हफ्ते के भीतर में अपने लेबर की जानकारी को केंद्र सरकार के पास भेजना है, जैसे उनका अकाउंट नंबर और भी आदि। दूसरी बात है कि केंद्र सरकार को जैसे ही उनके पास में लिस्ट आई है उसको वो देखेगी, चेक करेगी और पैसा को लेबर के अकाउंट में डाल देगी। ठीक है, इसमें भी पार्टिकुलर टाइम निर्धारित किया गया है कि आप 1 हफ्ते के भीतर ये काम कर दीजिए। लेकिन पहले इसमें इसके टाइम में तो कमी आ गई थी, जो डिले होता था। ये वाले सेकंड स्टेज के डिले में अभी कोई कमी नहीं आई है, ये डिले कंटिन्यू है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर आ जाती है कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन की। ठीक है, अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था कि आप समझ लीजिए SC ST ये समुदाय को आपने पहले ही पैसा दे दिया, और जो OBC हो गया, OBC भी शामिल था इसमें शायद, और आपने इसमें जनरल कैटेगरी को छोड़ दिए। तो इससे क्या होता है ना, समाज में भेदभाव पैदा होता है, इसी लड़ाई झगड़े होते हैं। इसीलिए ऐसा करना गलत होता है कि हम उनको पैसे दे दिए, हमको पैसे नहीं दिए। इसके अलावा 75% जो जॉब में रिजर्वेशन है लोकल लोगों के लिए, उसी को लेकर के थोड़ी और बातें आगे बताई जाती हैं। ठीक है, कि देखो आज के समय में ना IT का ज़माना चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का। लेकिन इस मामले में यदि आप देखो तो कुछ कुछ स्टेट ने अच्छा काम किए हैं, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, जैसे बेंगलोर हो गए। तो वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं अपने स्किल को लेकर के, वो लोग कहाँ जाएंगे फिर, यदि हरियाणा जैसी जगह में आप लोकल को ही ले रहे हैं। और इस मामले में हरियाणा में उतना ज़्यादा अच्छा टैलेंट देखने को नहीं मिलता है, IT और IT से रिलेटेड जो सर्विस होती हैं ना उसको लेकर के। तो एक ये कंसर्न वाली बात हो जाती है कंपनियों के लिए।